सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अतीत के दबे पांव पाठ का पार्ट 2 करेंगे। कल मैंने आपको सिर्फ उसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन दी थी कि कहाँ बसा हुआ है और उसे किस नाम से बुलाया जाता है और अब वर्तमान समय में उसे किस नाम से बुलाया जा सकता है, या हम जो है उसकी व्यापकता कितनी थी, कितने वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ था, जनसंख्या कितनी, ये सब बताया था। आज हम शुरू करेंगे इस पार्ट का। जैसे तो ये जो शहर है ये विशेष प्रकार से बसाया गया था और वो बहुत ही प्रसिद्ध था, क्योंकि जो है ये शहर, मैंने आपको कल थोड़ा सा हिंट दिया था कि सिंधु नदी यहाँ बहा करती थी और बहुत ज़्यादा जब बारिशें हो जाती थी या बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था तो वो सिंधु नदी का पानी जो है बाहर पसर जाता था, जिसके कारण जो है उसे एक विशेष प्रकार से बसाया गया था। और छोटे मोटे टीलों पर बसा हुआ ये सब उस समय का शहर है। ये टीले भी प्राकृतिक नहीं थे, यानी स्वयं बने हुए नहीं थे, कृत्रिम थे, यानी ईंटों से जो है धरती की सतह को थोड़ा सा ऊपर उठाकर बसाया जाए। जैसे हम घर बनाते हैं तो मान लीजिए कि सड़क होती है, सड़क से हम थोड़ा ऊंचा बनाते हैं कि ताकि कभी बारिश का पानी हमारे घर में अंदर ना फंसे, तो ऐसे ही इसे भी ईंटों से धरती की सतह से थोड़ा ऊंचा उठाकर बसाया गया था। इसे टीलों पर इसलिए बसाया गया था कि बाढ़ आदि के कारण सिंधु नदी के जल से जो है इसे बचाया जा सके। यह अपनी ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक प्रतीक होने के कारण भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। और मोहनजोदड़ो की जो अवशेष है वो भारत को जो है किन सभ्यताओं के समकक्ष या किस श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि बहुत जो ये मोहनजोदड़ो जो है ईसा पूर्व के हैं अवशेष जो है इसके, और इसके सामने एक बहुत बड़ा चबूतरा मिला उन्हें खुदाई के दौरान, जो ऐसा माना जाता है कि वो उस समय बौद्ध स्तूप रहा होगा। और उसमें बौद्ध स्तूप में जो ईंटें लगी हुई थी वो भी 26वीं सदी की ईंटें लगी हुई थी। और उस स्तूप के ऊपर भिक्षुओं के रहने के कमरे भी थे और उन कमरों में जो है भिक्षु लोग रहा करते थे। और ऐसा माना जाता है कि वो भिक्षु जो है वहां पर जो है उन्होंने एक गढ़ सा था, एक बहुत बड़ा गढ़ जिसको कहा जा सकता है, और ये एक टीला सा, अब मान लो अब जो है वो एक टीला मात्र रह गया है। वो जो बौद्ध स्तूप था वो टूट फूट गया था। और लेखक इसे नागर भारत का बहुत ही पुराना लैंडस्केप मानते हैं। यानी लेखक जो है लैंडस्केप का अर्थ होता है भूदृश्य, कि यानी कि ऐसा भूदृश्य मानते हैं कि ऐसा सुंदर नजारा और इसे देखकर रोमांचित हो जाना स्वाभाविक ही है। यह स्तूप वाला चबूतरा शहर के खास हिस्से में स्थित है और इस हिस्से को पुरातत्व के जो विद्वान हैं वो गढ़ कहा करते थे। पुरातत्व का अर्थ होता है जो पुरानी चीजों का ज्ञान रखने वाले अधिकारी थे, यानी कि जैसे अब आगे आप जब पढ़ोगे ना तो आपको उन अधिकारियों के नाम भी आएंगे जिन्होंने इसकी खोज सबसे पहले की थी, यानी सबसे पहले जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी। और यह गढ़ कभी न कभी राज सत्ता या धर्म सत्ता के केंद्र भी रहे होंगे। ये जो बड़े बड़े गढ़ जो किले मिले थे वो ऐसा लगता है कि जैसे जो है कभी वो बहुत बड़े हो रहे होंगे और वहां पर। और ऐसा भी माना जाता है कि इन शहरों की खुदाई से ये स्पष्ट होता है कि बाकी बड़ी इमारतें, यानी कि जो और बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं या राज्यसभा भवन मिले हैं या ज्ञानशालाएं, सभी अतीत की चीजें कहा जा सकता है। सब यानी कि अतीत में, यानी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स थी उन्होंने ये कहा कि ये जरूर किसी के घर ना होकर कोई ना कोई राज्यसभा केंद्र या ज्ञानशालाएं आदि रही होंगी। और यह गढ़ जो है उस द्वितीय वास्तुकला कौशल के बाकी बचे हुए नमूने हैं। यानी उस समय वास्तुकला का बहुत महत्व माना जाता था और ऐसा माना जाता है कि ये अद्वितीय हैं, जिनके कोई जोड़ नहीं है। और जो उनकी जो नगर नियोजन की जो संरचना है वो बहुत ही अनूठी है। वहां पर सड़कें अधिकतर सीधी हैं या फिर आड़ी का मतलब टेढ़ी, ठीक है। और जो है आज के जो वास्तुकार है इसे क्या कहते हैं, ग्रिड प्लान शैली कहते हैं। ग्रिड प्लान यानी आज के नगरों के जो सेक्टर है ना, कुछ नियोजन उनसे मेल खाते जुलते हैं। यानी ग्रिड प्लान इसलिए कहा कि जो आजकल के जो सेक्टरों में बसे हुए शहर है ना वो बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं जैसे वो उस समय वो उनके घर बने हुए थे। आधुनिक परिवेश के इन सेक्टरवादी नागरिकों का रहन सहन को लेकर थोड़ी नीरसता है, लेकिन उस वक्त शायद ऐसा नहीं होता होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यहाँ खोया हुआ है, दुनियादारी के अपनत्व का उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन उस समय वहां पर शायद ऐसा नहीं था, क्योंकि सब लोग शायद मिलजुल कर रहते होंगे। क्योंकि जो चीजें मिली है ना उन अवशेषों से उन्होंने जाना कि वो सब धार्मिक अनुष्ठान भी करते होंगे, खुला आसमान या सुना सुना परिवेश या धूल बबूल गर्मी ऐसी चीजों को जैसे महसूस करते होंगे। ये सब चीजें जो है वहाँ के पुरातत्व अधिकारियों ने भी महसूस
की गई थी। ये पार्ट 2 है। थोड़ा थोड़ा इसलिए करा रही हूँ क्योंकि लेसन थोड़ा बड़ा भी है और समझ ना आए, इसलिए थोड़ा आप करो इसको। इसका पहला क्वेश्चन बनेगा, इस शहर को विशेष प्रकार से क्यों बसाया गया है और यह क्यों प्रसिद्ध है। यानी मोहनजोदड़ो का जो छोटे छोटे टीलों पर बसाया गया है, क्यों बसाया गया था। ये टीले जो है प्राकृतिक नहीं थे, ईंटों को धरती की सतह से थोड़ा ऊपर उठाकर बसाया गया था। और इसलिए बसाया गया था क्योंकि उस समय सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी बहती थी और उसका पानी जो है बाहर पसर जाता था। इसलिए जो है इसके जल से बचने के लिए, उस बाढ़ से बचने के लिए इसको ऊंचा उठाया गया था। अगला है, मोहनजोदड़ो के अवशेष ने भारत को प्राचीन सभ्यताओं की किस श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि ये जो इसके जो अवशेष मिले हैं वो भारत की किस श्रेणी में आते हैं। तो ये ईसा पूर्व के हैं। और सबसे बड़े जो चबूतरा मिला बौद्ध स्तूप, वो 26वीं सदी का था। बौद्ध भिक्षुओं के वहां कमरे भी थे। तो इस खोज ने जो है भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, ये आप याद कर लीजिए कि मिस्र और मेसोपोटामिया श्रेणी के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कहने का क्या अभिप्राय है कि उसने जो है उस समय की, आप जो मिस्र और मेसोपोटामिया यानी इराक है, जो मेसोपोटामिया इराक को कहते हैं, ठीक है, उसकी श्रेणी में। अगला है, लेखक इस शहर को क्या मानते हैं। यानी कि लेखक ने जो है इस शहर को क्या माना है। लेखक ने इस शहर को जो है ये माना है कि यहाँ की जो अवशेष हैं वो बहुत ही ज्यादा प्राचीन है और इस आज जो इसको खास हिस्से में जो ये रहे होंगे तो ये जरूर किसी कभी ना कभी राजसत्ता और धर्म सत्ता के केंद्र रहे होंगे। लेखक ने ऐसा माना है। स्तूप वाले चबूतरे को पुरातत्व के विद्वान क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। स्तूप वाले चबूतरे को क्या कहते थे, गढ़ कहते थे, क्योंकि ये चबूतरा शहर के खास हिस्से में बना हुआ था। और वो जो गढ़ है, और क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो कभी ना कभी बड़े केंद्र यानी जो राजसत्ता या धर्मसत्ता के केंद्र रहे होंगे, इसलिए ऐसा माना है। अगला है, मोहनजोदड़ो की सड़कों की क्या विशेषता है। वहाँ की जो सड़कें हैं या तो सीधी हैं, लगभग सड़कें, अधिकतर सड़कें सीधी हैं और कुछ कहीं कहीं आड़ी भी है। आगे है, विश्व के कौन से नगर ग्रिड प्लान के अनुसार बसे। ये मैं आपको बीच में बताना भूल गई हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जो ये जो शैली है, ग्रिड प्लान शैली वास्तुकारी से कहते हैं। और आज के जो नगरों के सेक्टर है ना, वो इसी तरीके से बने हुए थे, इसलिए इन्हें ग्रिड प्लान शैली के अनुसार कहा जाता है। तो कौन कौन से नगर आते हैं ये मैं आपको सब उसमें बताना भूल गई। उसमें आप जो है उनका नाम नोट कर लीजिए, ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद। ये जो है आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करी हूँ क्योंकि उस वीडियो में नहीं है, तो यहाँ आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि विश्व के कौन कौन से नगर, यानी कि विश्व में जो नगर हैं बने हुए, वो कौन कौन से नगर हैं जो ग्रिड प्लान के अनुसार बने हुए हैं। वो है ब्रासीलिया, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद। मैंने 2 बार बता दिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद और ब्रासीलिया। यानी ये आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं। यानी कहने का क्या अभिप्राय है कि ये नगर जो है आज के आधुनिक नगर हैं। आज हम पार्ट 2 में इतना ही करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। इन प्रश्नों को रफ कॉपी पे सॉल्व करो। अगर आपको नहीं समझ आता तो लिंक को दोबारा से खोलकर आप वीडियो सुनकर ये जितने भी मैं क्वेश्चन देती हूँ ना, ये सब के आंसर मेरी उस व्याख्या में आ जाते हैं जो मैं व्याख्या करती हूँ आपको, ठीक है। तो आप उसमें से सुनकर भी इनका आंसर कर सकते हो। जब अगर आप इनको लिख लोगे ना तो आपको पूरा लेसन यहीं से याद हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।